नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम देश दहलाने की साजिश। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक ऐसा सच सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर देश के नीति निर्माताओं तक को हैरान कर दिया है। आतंकवाद का एक ऐसा खतरनाक ताना बाना जो सरहद पार बैठकर बुना जा रहा था, वो धीरे धीरे हमारे ही राज्यों की शांत वादियों और गांवों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। सीमाओं पर 24 घंटे पहरा है, आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा चौकियां हैं और घुसपैठ को नाकाम करने के लिए हर संभव इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद जब देश के भीतर से एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं, तो तंत्र की तैयारियों पर सवाल उठना लाजमी है। गुजरात में आतंकवाद विरोधी दस्ते की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर उस बड़े सुरक्षा छिद्र की तरफ इशारा किया है जिसके जरिए देश विरोधी ताकतें हमारे शांत इलाकों में अपनी पैठ बना रही हैं। खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं, धरपकड़ का दौर जारी है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बुनियादी सवाल हवा में तैर रहा है, वो किसी भी सतर्क नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर सरहद पार से संचालित होने वाले इस खौफनाक नेटवर्क के तार हमारे ही राज्यों के कस्बों और गांवों तक कैसे पहुंच गए? विदेश धरती पर बैठा एक आका भारत के भीतर मौजूद कुछ लोगों को न सिर्फ प्रभावित कर लेता है, बल्कि उन्हें एक बड़ी तबाही का जरिया बनाने में भी कामयाब हो जाता है। ये स्थिति ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए देश विरोधी सामग्री, पैसा और खतरनाक विचारधारा बिना किसी रुकावट के हमारे बीच पहुंच रही है। गुजरात एटीएस ने हाल ही में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 जुलाई को की गई कार्रवाई में 8 आरोपियों को पकड़ा गया था और अब कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 13 हो चुकी है। इन नए 5 आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद बाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खली अयूब सुनसारा, शाफिया रईस मुक्ति और मोहम्मद हसन कार्डिया के रूप में की गई है। इन सभी को पाटन जिले की सिद्धपुर तहसील के खड़ियाल गांव से पकड़ा गया है। पुलिस ने शुरुआती 8 संदिग्धों से लंबी पूछताछ की, जिसके बाद इन 5 नामों का खुलासा हुआ। एटीएस ने इन सभी को मेहसाणा जिले की कड़ी कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट RM भाटिया के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 24 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सरकारी वकील PR दंतानी ने अदालत को बताया कि इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक जाने के लिए इन आरोपियों से विस्तार से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। इन सब मामलों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि नेटवर्क सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह घातक उपकरणों के निर्माण और परीक्षण के स्तर तक पहुंच चुके थे। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने गुजरात के ही कुछ सुनसान इलाकों में लगभग 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट किए थे। एक आरोपी ने देसी टाइम बम बनाने का बाकायदा प्रयास किया था और इस विस्फोटक उपकरण की कार्यक्षमता को जांचने के लिए बार बार परीक्षण किए जाते रहे। हालांकि कई प्रयासों में बम नहीं फटा और उनका ये प्रयोग असफल हो गया, लेकिन उनका ये लगातार प्रयास दर्शाता है कि वे देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े धमाके करने की तैयारी में जुटे हुए थे। एटीएस को अभी भी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और संगठन से जुड़े भड़काऊ उर्दू साहित्य को बरामद करना है, जिसके लिए इन आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक जांच से एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस मॉड्यूल के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार किए गए 13 संदिग्धों में से 3 के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब फॉरेंसिक जांच की गई तो पाया गया कि वे सीधे बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य कार्यालय और उसके शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़े हुए थे। वे ऑनलाइन माध्यमों जैसे
कैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब के जरिए लगातार सीमा पार से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जैश के बहावलपुर मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ये संगठन भारत में अपना नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये मॉड्यूल भी उसी नई रणनीति का एक हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। इस मॉड्यूल का मुख्य मकसद युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलना और गजवाए हिंद की सोच के लिए तैयार करना था। इस ग्रुप के दो मुख्य सूत्रधार अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला और इब्राहिम हुसैन खागा पाकिस्तान में बैठे हैंडल अब्दुल्ला के संपर्क में थे। इन लोगों ने मिलकर दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हुआ था। इनके पास से उर्दू में छपा देश विरोधी साहित्य भी बरामद किया गया है, जिसके मुख्य पृष्ठ पर इजराइल का नक्शा, मस्जिद अक्सा और भड़काऊ नारे लिखे गए थे। नेटवर्क ऐसे युवाओं को तलाशता था जिनकी मानसिकता कट्टरपंथ की तरफ झुकी हुई होती है और फिर उन्हें विशेष बैठकों में बुलाकर संगठन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाता था। इस पूरे साजिश को अंजाम देने के लिए फंडिंग का रास्ता भी बेहद चौंकाने वाला निकला है। पाकिस्तानी हैंडलर ने गुजरात राजस्थान सीमा पर एक गुप्त स्थान पर 30 लाख रुपए की नगद राशि पहुंचाई थी। इस राशि में से 15 लाख रुपए का उपयोग एक पुरानी कार खरीदने में किया गया, ताकि आरोपी आसानी से आ जा सके और अपना नेटवर्क और बड़ा कर सके। इस ग्रुप में शामिल अधिकांश आरोपी 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं और इनमें से कुछ का संबंध पालनपुर के भागल गांव के एक मदरसा से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार बिलाल दुर्रानी भी इसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। इन सभी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए की धारा 13, 17, 18, 38, 39 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है कि आधुनिक निगरानी के दौर में भी सीमा पार से पैसा, तकनीक और जिहादी सामग्री हमारे राज्यों के भीतर तक कैसे पहुंच जाती है, जिसे पूरी तरह से रोकना हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए जीएफएक्स के माध्यम से बताते हैं इस नेटवर्क की पूरी कहानी। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, देश के भीतर आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो गए। एटीएस की कार्रवाई पर 5 और संदिग्धों को दबोचा गया। पहले पकड़े गए 8 आरोपियों से मिले सुरागों पर गिरफ्तारियां हुई। पाटन जिले के खड़ियाल गांव से संदिग्धों की धरपकड़ की गई। इस बड़े मॉड्यूल में गिरफ्तार लोगों की संख्या अब हुई 13। कड़ी कोर्ट ने आरोपियों को 24 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की 2400 घंटे की चौकसी, सीमाओं पर लगी आधुनिक कंचीली तारे और घुसपैठ को नाकाम करने के बड़े बड़े दावों के बीच जब अचानक देश के भीतर से एक के बाद एक गिरफ्तारियों की खबरें आती रहती हैं, तो तंत्र की मुस्तैदी के साथ साथ एक गहरी चिंता भी रेखांकित होने लगती है। जांच दल लगातार सक्रिय हैं, धरपकड़ का सिलसिला तेजी से चल रहा है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के पीछे जो एक बुनियादी सवाल हर नागरिक के जहन में उठता है, वो ये है कि आखिर देश के शांत इलाकों में इस तरह का नेटवर्क कैसे आकार ले देता है। बाहरी ताकतें दूर बैठकर स्थानीय लोगों को प्रभावित करने में कैसे सफल हो जाती हैं और बिना किसी बड़ी हलचल के देश विरोधी सामग्री और तकनीक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसी कड़ी में गुजरात से आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। ये गिरफ्तारियां पहले पकड़े गए 8 आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई थी, जिससे अब इस मॉड्यूल में कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 13 हो चुकी है। पकड़े गए नए संदिग्धों की पहचान बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खली अयूब सुनसारा, शाफिया रईस मुक्ति और मोहम्मद हसन काडिया के रूप में की गई है, जिन्हें पाटन जिले की सिद्धपुर तहसील के खड़ियाल गांव से पकड़ा गया है।
सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये समझने की है कि सीमा पर अभेद्य दीवार होने के बावजूद आंतरिक सुरक्षा में ये सेंध कैसे लगती है। अक्सर ये देखा गया है कि आधुनिक दौर में युद्ध और आतंकवाद का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब केवल हथियारों के साथ सीमा लांघना ही एकमात्र तरीका नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में कट्टरता का जहर घोलकर उन्हें स्लीपर सेल या स्थानीय मददगार के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। गुजरात एटीएस की यह हालिया कार्रवाई इसी बात का प्रमाण है कि कैसे शांत और व्यापारिक राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जाल बिछाया जा रहा था। पाटन जिले के सिद्धपुर जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों पर ऐसे संदिग्धों का छिपकर रहना और स्थानीय स्तर पर काम करना सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा अलार्म है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जब पहले चरण में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तब ऐसा लगा था कि शायद ये एक छोटा समूह है, लेकिन उनके पास से बरामद डिजिटल साक्ष्य, एनक्रिप्टेड चैट और वित्तीय लेन देन के दस्तावेजों ने एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर दिया। पूछताछ के दौरान मिले सुरागों ने सुरक्षा बलों को खड़ियाल गांव तक पहुंचाया, जहां से 5 और लोगों की गिरफ्तारी की गई और न जाने कहां ये आरोपी छुपे बैठे होंगे। इस तरह अब कुल मिलाकर 13 संदिग्धों का कानून के शिकंजे में आना ये साफ कर देता है कि ये कोई छिटपुट घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और गहराई से फैला हुआ मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के तार सीमा पार बैठे आकाओं से जुड़े होने की आशंका प्रबल है, जो भारत की प्रगति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर मोहरों की तलाश में रहते हैं। पकड़े गए आरोपियों, जिनमें बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खली अयूब सुनसारा, शाफिया रईस मुक्ति और मोहम्मद हसन कार्डिया शामिल हैं। इनसे शुरुआती पूछताछ में संकेत मिले हैं कि वे न केवल देश विरोधी सामग्री के प्रसार में लगे थे, बल्कि कुछ संवेदनशील ठिकानों की रेकी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जुटाने का काम भी कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क और पूरे घटनाक्रम में कोर्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां कानून के दायरे में रहकर जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई। इन 5 नए संदिग्धों को मेहसाणा की कड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जहां सरकारी वकीलों ने दलील दी कि इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए आरोपियों से आमने सामने और सघन पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने मामले की गंभीरता और देश की संप्रभुता से जुड़े खतरों को देखते हुए इन्हें 24 जुलाई तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। अब 24 जुलाई तक का ये समय जांच टीमों के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस दौरान उन्हें ये पता लगाना होगा कि इस मॉड्यूल को फंडिंग कहां से मिल रही थी, इनके पास से जो तकनीक या सामग्री थी उसका स्रोत क्या था, और क्या देश के अन्य राज्यों में भी इनके साथ ही सक्रिय हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इन और इस ताने बाने में आम नागरिकों की सतर्कता भी उतना ही जरूरी है जितनी एजेंसियों की मुस्तैदी, क्योंकि जब तक समाज के भीतर ऐसे तत्वों को अलग थलग नहीं किया जाएगा, तब तक केवल बाहरी सीमाओं को सुरक्षित रखकर आंतरिक शांति की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती। चलिए जीएफएक्स के जरिए समझाते हैं आगे का पूरा मामला। जैश मॉड्यूल का खतरनाक खुलासा। सुनसान इलाकों में हुए 6 से 7 ट्रायल ब्लास्ट। 3 संदिग्धों के फोन बहावलपुर मुख्यालय से जुड़े मिले। सोशल मीडिया के जरिए सीमा पार से मिल रहे थे इनको निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला लेने की फिराक में था संगठन। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए देश विरोधी उर्दू साहित्य बरामद हुआ है। साजिश के लिए सीमा पार से मिले 3 लाख रुपए की जांच की जा रही है। इस नेटवर्क की जांच में एक बेहद चौंकानी और खतरनाक बात भी सामने आई है। ये लोग सिर्फ बातें या योजनाएं नहीं बना रहे थे, बल्कि खतरनाक विस्फोटक बनाने की दिशा में बहुत आगे निकल चुके थे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने गुजरात के बिल्कुल सुनसान और एकांत इलाकों में करीब 6 से 7 बार देसी टाइम बम का ट्रायल ब्लास्ट यानी धमाके का परीक्षण भी किया था। वे देखना चाहते थे कि उनका बनाया बम सही से काम करता है या नहीं।
हालांकि राहत की बात यह रही कि उनके कई प्रयासों में बम ठीक से नहीं फट पाया और उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। इसके साथ ही जब जांच एजेंसियों ने पकड़े गए 13 संदिग्धों के फोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों की डिजिटल फॉरेंसिक जांच निकाली तो एक और बड़ा खुलासा हो गया। पता चला कि इन 13 में से 13 संदिग्धों के मोबाइल फोन सीधे पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य दफ्तर से जुड़े हुए थे। ये संदिग्ध व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए सीमा पार बैठे अपने आकाओं से लगातार बातचीत कर रहे थे और वहां से निर्देश ले रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले जब भारतीय एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया था, तब से यह आतंकवादी संगठन बौखलाया हुआ बैठा है। भारत से अपना बदला लेने और यहां दोबारा अपने पैर पसारने के लिए उसने दारुल इस्लाम गुजरात जैश-ए-मोहम्मद नाम से नए ग्रुप बनाए हैं। इन ग्रुप्स के जरिए वे गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में अशांति फैलाने चाहते थे। जांच के दौरान इन संदिग्धों के पास से उर्दू में लिखा हुआ बहुत सा देश विरोधी साहित्य और किताबें भी जमा की गई हैं। इन सामग्री का इस्तेमाल स्थानीय युवाओं को गुमराह करने, उनके मन में नफरत भरने और उन्हें गजवाए हिंद जैसी कट्टरपंथी सोच की तरफ धकेलने के लिए किया जा रहा था। इस पूरी खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पैसों का इंतजाम भी किया था। उसने गुजरात और राजस्थान की सीमा के पास एक छिपी हुई जगह पर 30 लाख रुपए भेजे थे। इस रकम का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया गया, जिसमें से 1,50,000 रुपए खर्च करके एक पुरानी कार खरीदी गई थी ताकि वह बिना किसी शक के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके और अपना आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि आधुनिक दौर में देश के भीतर छिपकर काम करने वाले स्लीपर सेल किस तरह डिजिटल तकनीकों का फायदा उठा रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठन अब केवल सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेट के जरिए सीधे भारत के शांत राज्यों के युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने लगे हैं। गुजरात में मिले इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर इन संदिग्धों के बम परीक्षण सफल हो जाते तो वह किसी बड़े सार्वजनिक स्थान या संवेदनशील ठिकाने को निशाना बना सकते थे, लोगों की जानें ले सकते थे। जांच दल अब इस बात की गहराई से छानबीन कर रहा है कि सीमा पार से भेजे गए 3 लाख रुपए किस रूट से भारत आए हैं। क्या इसमें हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था या किसी अन्य अवैध तरीके से इसे स्थानीय स्तर पर डिलीवर किया गया था। पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा भेजी गई इस रकम में से जो 1,50,000 रुपए की पुरानी कार खरीदी गई थी, उसके दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कार किस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी और क्या कार बेचने वाले को इस साजिश के बारे में कोई भनक थी या नहीं। रिमांड के दौरान आरोपियों से इस कार के इस्तेमाल और उनके द्वारा की गई रेकी के रास्तों के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिन 3 संदिग्धों के फोन सीधे बहावलपुर से जुड़े थे, उनके डिलीट किए गए डेटा और चैट्स को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। दारुल इस्लाम गुजरात जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी जारी है। एजेंसियों का मानना है कि इस मॉड्यूल के पूरी तरह ध्वस्त होने से आने वाले समय में देश के भीतर बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम करने में मदद मिलेगी और शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सकेगा। चलिए आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं इस पूरे नेटवर्क का पूरा कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी, गुजरात एटीएस ने तोड़ा आतंकी नेटवर्क, पोरबंदर और सूरत से हुई गिरफ्तारियां, मध्य प्रदेश से बिलाल दुर्रानी पकड़ा गया, तटीय इलाकों में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई, राज्यों के आपसी तालमेल से सफलता मिली, देश विरोधी हर साजिश हो गई नाकाम।
गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने पिछले कुछ सालों के दौरान राज्य की सीमाओं के भीतर और अन्य बाहरी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कई बहुत बड़े और खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगर सुरक्षा रिकॉर्ड और इतिहास पर नजर डालें तो गुजरात में लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और विशाल तटीय इलाके मौजूद हैं। देश विरोधी तत्व और बाहरी ताकतें हमेशा से इन भौगोलिक स्थितियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती रही हैं। पहले भी कई बार गुजरात के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल यानी चुपचाप काम करने वाले नेटवर्क बनाने की बड़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन हमारी चौकस सुरक्षा एजेंसियों ने सही समय पर कार्रवाई करके इन सभी साजिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये आतंकी बाज नहीं आते। इतिहास गवाह है कि पूर्व में भी पोरबंदर, अहमदाबाद और सूरत जैसे बेहद संवेदनशील और प्रमुख इलाकों से अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे खतरनाक और पूरी तरह प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े या उनकी विचारधारा से प्रभावित कई संदिग्धों को समय रहते गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे राज्य में किसी भी बड़ी अनहोनी को टाला जा सका। सुरक्षा का यह मजबूत ताना बाना केवल गुजरात राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बेहतरीन तालमेल और आपसी समन्वय के कारण पूरे देश में इस तरह का जाल बिछाया गया है। इसी सामूहिक प्रयास के चलते देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बेहद दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से भी सुरक्षा बलों ने इस तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां करने में सफलता हासिल की है। आतंकी नेटवर्क के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वह दूर दराज के इलाकों में छिपकर देश के खिलाफ साजिश रच सकते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उनके इन इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देती। हालिया मामले में भी एक बड़ा उदाहरण सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश के देवास नामक इलाके से बिलाल दुर्रानी नाम के एक मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। जांच में ये बात साफ हुई है कि ये आरोपी इस पूरे नेटवर्क की एक बेहद अहम और मजबूत कड़ी के रूप में काम कर रहा था और अलग अलग जगहों पर तालमेल बिठाने की कोशिश में लगा था। देवास से हुई ये गिरफ्तारी ये साफ साफ दिखाती है कि देश की जांच एजेंसियां पूरे भारत में फैले ऐसे किसी भी देश विरोधी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कितनी मुस्तैदी, गंभीरता और तत्परता से दिन रात काम कर रही हैं। सुरक्षा बलों के इसी कड़े पहरे और आपस में तुरंत सूचनाएं साझा करने की बेहतरीन प्रणाली के कारण ही ये संभव हो पाया है कि समय रहते इन सभी खतरनाक मंसूबों और देश को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी साजिशों को पूरी तरह से नाकाम किया जा रहा है, जिससे देश के नागरिक खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें। चलिए जीएफएक्स के माध्यम से बताते हैं आगे की पूरी कहानी। देश की सुरक्षा पर बड़ा गंभीर सवाल, संदिग्धों की गिरफ्तारी से टली बड़ी तबाही, मजबूत सुरक्षा के बावजूद हुई घुसपैठ गंभीर, सीमा पार से आया 3 लाख रुपए कैश, डिजिटल माध्यम से भेजी गई घातक तकनीक, अवैध फंडिंग के रास्ते बंद करना पड़ा, जरूरी चौकसी बढ़ाकर ही रुकेगा ये नेटवर्क। इन संदिग्धों की समय रहते गिरफ्तारी निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी के कारण देश पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है और एक संभावित बड़ी तबाही को होने से पहले ही रोक दिया गया है। लेकिन इस पूरी घटना और कामयाबी के पीछे छिपा असली और बुनियादी सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है, जो हर देश प्रेमी नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देता है। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था को इतनी मजबूत परतों, कड़े पहरे
करे और 2400 घंटे की सघन जांच के बावजूद आखिर ये राष्ट्र विरोधी नेटवर्क भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गया? क्या हमारी सीमाओं पर निगरानी रखने वाली आधुनिक तकनीकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कहीं कोई ऐसी बारीक कमी या लूप होल रह गया है जिसका फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें इतनी आसानी से हमारे देश में घुसपैठ कर रही हैं? या फिर सुरक्षा एजेंसियों की इस मुस्तैदी और तत्परता ने निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़े संकट से उबार लिया है और ये साबित कर दिया है कि हमारा खुफिया तंत्र हर पल चौकन्ना है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पटाक्षेप के साथ ही कई ऐसे यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं जिनका उत्तर तलाशना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गया है। जिस प्रकार शांत समझे जाने वाले इलाकों में दारुल इस्लाम, गुजरात, जैश ए मोहम्मद जैसे छन्न नामों से नए स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं, वो ये साफ संकेत देता है कि सरहद पार बैठी भारत विरोधी ताकतें अब अपने तौर तरीके पूरी तरह बदल चुकी हैं, नए नए तरीके अपना रही हैं। आज का आतंकवाद केवल सीमाओं पर गोलीबारी या घुसपैठ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंटरनेट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी एन्क्रिप्टेड डिजिटल तकनीकों के जरिए हमारे समाज के भीतर ही चुपचाप अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहा है। पकड़े गए संदिग्धों के पास से देश विरोधी साहित्य का मिलना और सुनसान इलाकों में देसी टाइम बम के 6 से 7 बार किए गए ट्रायल ब्लास्ट इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि ये खतरा कितना गंभीर और आसन्न था। सुरक्षा बलों ने भले ही इस मॉड्यूल के 13 सदस्यों को दबोचकर एक बड़ी तबाही को समय रहते टाल दिया हो, लेकिन यह सोचना कि खतरा पूरी तरह टल गया है एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। असल चिंता इस बात की है कि सीमा पार बैठे आकाओं के लिए भारतीय क्षेत्र के भीतर 3 लाख रुपए जैसी फंडिंग पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर गाड़ियों व अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर लेना इतना आसान कैसे हो गया है, जब तक हम वित्तीय लेन देन के इन अवैध रास्तों, हवाला नेटवर्क्स और डिजिटल माध्यम से फैलाए जा रहे कट्टरपंथ के मुख्य स्रोत पर सीधा और निर्णायक प्रहार नहीं करेंगे, तब तक एक मॉड्यूल के ध्वस्त होने के बाद दूसरे के पनपने की आशंका हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी जैसी दिख रही है। जांच एजेंसियां अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही हैं और मेहसाणा की कड़ी कोर्ट से मिली रिमांड के दौरान निश्चित ही इस नेटवर्क के कई और चौंकाने वाले पन्ने खुलेंगे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बलों के भरोसे की नहीं जीती जा सकती। ऐसा दृश्य और हाइब्रिड खतरे से निपटने के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को और जागरूक और सतर्क होना पड़ेगा, ताकि हमारे आसपास छिपकर पनप रहे ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनपने से पहले ही पहचाना और अलग थलग किया जा सके। सीमाओं को अभेद्य बनाने के साथ साथ हमें अपने आंतरिक सुरक्षा ताने बाने और डिजिटल निगरानी प्रणाली को और अधिक आधुनिक व मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक इस पूरी साजिश के बुनियादी ढांचे को जड़ से नेस्तनाबूद नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण और स्थायी शांति की कल्पना अधूरी है। ऐसे आतंकवादी आते रहेंगे और यहाँ लगातार बड़े बड़े हादसे होते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।